बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 आपका जारी है और चैप्टर 9 में इंटरफेरेंस की मेन हेडिंग अभी भी हमारी चल रही है और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंटरफेरेंस के तहत तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। दो हमने पढ़े हैं, आपको पता है, एक था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा जो पिछला लेक्चर आपने पढ़ा था वो था न्यूटन्स रिंग्स। ये दोनों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में थे और आज का भी इसी बारे में है। आज का जो टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। चैप्टर 9 का इंटरफेरेंस का जो पोर्शन है जी, उसमें से ये लास्ट टॉपिक है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन। और अगला फिर इंशाल्लाह डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पोर्शन शुरू होगा चैप्टर 9 का। बात शुरू करते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। जो हेडिंग आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन पहले देख लें, फिर इसकी डिटेल मज़ीद बेहतर समझ आएगी। जब आगे हम डिस्कशन करेंगे तो फिर डेफिनेशन और भी अच्छी तरह समझ आएगी। तो कहता है कि क्या है जी, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंसेज विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन यूजिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंसेस मापने के लिए इस्तेमाल होता है, फासले मापने के लिए इस्तेमाल होता है। किस तरह? विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। प्रिसीजन का कभी याद करें, वैसे तो लफ्ज़ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और वैसे भी पता होना चाहिए क्या है मतलब इसका। प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन का मतलब कि इंतहाई छोटे दर्जे तक, छोटे से छोटे दर्जे तक, बहुत ही ज़्यादा छोटे दर्जे तक, बहुत छोटी से छोटी पैमाइश करना तो कहेंगे ज़्यादा प्रिसाइज। जितनी छोटी से छोटी पैमाइश हो सकती है किसी डिवाइस से, या कहिए जितनी किसी डिवाइस की, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की छोटी से छोटी, जितनी कम लीस्ट काउंट होगी, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि किसी आले से की जा सकती है, वो जितनी छोटी होगी कहेंगे उतना ही प्रिसाइज आला है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूजिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिस्टेंसेस मापता है, बहुत ही छोटे छोटे, इंतहाई छोटे, एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बहुत छोटे डिस्टेंसेस मापता है। कितने को छोटे, ये इसके एंड पे इंशाल्लाह बात करेंगे। डेफिनेशन हमने देख लिया, आगे प्रिंसिपल क्या है जी। तो किस उसूल पर काम करता है तो ऑलरेडी मैंने बात कर दी है, यहाँ भी डेफिनेशन में भी था कि इसका प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के उसूल पर काम करता है। और ये पहली दफ़ा 1801 में एल्बर्ट ए माइकलसन साहब थे जिन्होंने डिवाइस किया था, बनाया था ये आला माइकलसन इंटरफेरोमीटर। लेकिन जी डेफिनेशन हो गई, प्रिंसिपल हो गया और बता दिया कि किसने ये कब पहली दफ़ा बनाया था। और आगे है इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ये जो सारा ये इतना हिस्सा है इसका। मेन जो इसकी हेडिंग्स है, मैं जल्दी से अगर उसका आपको एक ओवरव्यू भी दे दूं, ज़रा याद रखना है कि ये इसमें लिखनी होंगी जब राइट ए नोट ऑन माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। तो डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। प्रिंसिपल के साथ ही एक वो अलग से एक पॉइंट लिख दिया कि ये किसने और कब दिया था। और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यानी समझिए अपरेटस इसका जो है, सामान इसका क्या कुछ था वो हमें देखना है। और फिर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वो जो डेफिनेशन में आया था कि लेंथ मापता है या डिस्टेंस मापता है एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन के साथ, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो। फिर यहाँ तक ये हेडिंग चलेगी इस इक्वेशन तक। और आखिरी दो इसकी फिर हेडिंग्स होंगी। एक तो है लीस्ट काउंट कितनी होती है, ये लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। तो जिस तरह मीटर रॉड की लीस्ट काउंट आपको याद होगा 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर थी, ऐसे ही वर्नियर कैलिपर जो है उसकी लीस्ट काउंट 10 गुना छोटी थी मीटर रॉड की लीस्ट काउंट से। ऐसे ही स्क्रू गेज की और भी 10वां हिस्सा थी वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। तो इसकी क्या लीस्ट काउंट है, ये छोटी से छोटी कितनी पैमाइश कर सकता है, ये बयान होगा। और फिर आखिरी इसकी हेडिंग होगी लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर। स्टैंडर्ड मीटर एक प्लैटिनम और इरिडियम के अलॉय का बना हुआ एक रॉड है जो पड़ा हुआ है पेरिस, जो फ्रांस है, उसके पास एक जगह है सेवरस, उसके म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। वो सिस्टम इंटरनेशनल वालों का जो म्यूज़ियम है उसमें ये एक स्टैंडर्ड वो स्टिक रखी हुई है। पूरी दुनिया के जो मीटर्स हैं, मीटर रॉड, वो उसी के रेप्लिकाज हैं, मतलब उसी जैसे ही बनाए गए हैं। तो उस स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ मापी थी माइकलसन साहब ने। तो वो कितनी आई थी, किसके लफ्ज़ों में मापी थी, ये बातें हमने बयान करनी है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू सारा दे दिया है। डेफिनेशन हमने कर ली है, प्रिंसिपल भी हो गया और ये किसने कब किया ये भी हो गया। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए मुझे ये डायग्राम बनानी है। दो डायग्राम्स हैं इसकी, पहली इधर है, दूसरी ये वाली है। ये डायग्राम काफ़ी छोटी और मध्यम सी आपके नोट्स पे है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर 9 करते हुए कि आपने टेक्स्ट बुक साथ रखनी है। टेक्स्ट बुक पर भी वैसे तो ये डायग्राम अगरचे ये मैं दिखाई दूँ आपको, ये पेज नंबर 202 पर आपकी ये वाली है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की ये वाली डायग्राम।
तो अगरचे ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी लाइट की रेज़ जो दिखाई हैं ये काफ़ी मध्यम है। मैं आपको ज़रा ये सारी की सारी डिटेल इसकी समझाने लगा हूँ। ये सारी चीज़ पहले मैं आपको समझाने लगा हूँ, फिर इधर से रीड करेंगे इंशाल्लाह, और फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे होगी ये बयान करेंगे। तो ये मैं आपको चलिए पहले इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखाने लगा हूँ जी। होता कुछ यूँ है कि जी किसी एक्सटेंडेड सोर्स से, अच्छा एक्सटेंडेड सोर्स कहा करते हैं लाइट का, एक्सटेंडेड सोर्स के कोई ओरिजिनल सोर्स था पीछे कहीं और एक बारीक सा पर्दा, कोई पर्दा खड़ा करके उसमें बारीक सा सुराख कर दिया, तो उस सुराख में से फिर एक पतली सी जो लाइट की बीम बाहर को जाएगी। तो एक ख़ास सिमत में सिर्फ एक डायरेक्शन में एक पतली सी बीम लेने के लिए तो ये एक सुराख छोटा सा कर देते हैं पर्दे में। तो हम इसे फैलाया गया ओरिजिनल सोर्स से आगे एक नया सोर्स बना के फैलाया गया, या एक्सटेंडेड सोर्स कहते हैं। तो इस एक्सटेंडेड सोर्स में से लाइट की एक रे आई है, मोनोक्रोमेटिक है ये याद रहे, सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ वाली। और इसके आगे बच्चों ये चीज़, ये एक शीशे की स्लैब थी जिसकी जो बैक साइड है, ये जो बैक साइड है ये हाफ सिल्वर्ड है या पार्शियली सिल्वर्ड है। इसकी बैक साइड हाफ सिल्वर्ड बैक साइड है। आपने देखा हुआ है शीशा जो होता है, ग्लास जो होता है, ये मिरर कब बनता है, आईना कब बनता है, जब उसकी बैक साइड सिल्वर्ड कोटिंग कर दी जाए तो फिर लाइट आती है उसकी बैक से टकरा के फिर वापस पलटती है तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो ये हाफ सिल्वर्ड इसकी बैक साइड है, जिसका मतलब है कि इसके पीछे जो सिल्वर कलर की कोटिंग है, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, वो पूरी की पूरी नहीं है बल्कि दरमियान में दर्जे दर्जे सी रखी गई हैं, जैसे स्प्रे मशीन से जैसे पेंट किया हो सिल्वर कलर का और दरमियान में छोटे छोटे दाने दाने से दर्जे से छूट गई हो। तो इस तरह की हाफ सिल्वर्ड ये पिछली सतह है, जिसके फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये जो लाइट की रे बच्चों आई है इस शीशे की प्लेट पर, जिसको हम G1 ग्लास प्लेट का नाम देंगे, अभी पढ़ते हैं वहाँ से नोट से। तो इसकी हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट की जो बैक साइड है और ये जो लाइट की रे से टकराई है आके, तो ये डेंसर मीडियम है क्योंकि तो टुवर्ड द नॉर्मल झुक जाएगी। नॉर्मल जो दोनों सरफेसेस, दोनों मीडिया की जो सरफेस है, दोनों मीडिया, इधर एयर है ये शीशा है, तो ये एक ख्याली लाइन मैंने दिखा दी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ टू द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, सरफेस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, जो जहाँ मिलते हैं दोनों मीडियम, तो उसके साथ एक नॉर्मल ये ख्याली है सीधी जाती हुई इसकी तरफ को मुड़ी है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में आई आपको पता ही है। अच्छा, ये तो इधर को मुड़ के यहाँ आ गई, लेकिन वो जो मैंने कहा पीछे दर्जन सी हैं, हाफ सिल्वर्ड है, पूरी तरह सिल्वर्ड नहीं है, तो उन दर्जों में से कुछ लाइट का ये हिस्सा इधर को चला जाएगा, कुछ वो जो सिल्वर कलर की कोटिंग है उससे टकरा के यूँ पीछे को वापस रिफ्लेक्ट होगा और फिर सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट की रे मोड़नी है। ये डेंसर से रेयर में जाती हुई जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट की रे गई है ऊपर की तरफ को, ये मैंने वो दिखा दी। इस ऊपर गई हुई लाइट की रे को लेबल कर दिया, नाम रख दिया रे नंबर 1, इसको रिफ्लेक्टेड रे भी कहेंगे, आगे अभी पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्ट हुई जो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से आके, ये ओरिजिनल बीम ये आई थी, ओरिजिनल लाइट की शुआ ये आई थी, और ये इस ग्लास प्लेट की बैक साइड से स्प्लिट हुई दो हिस्सों में, कुछ इसकी आगे चली गई, कुछ इधर को। वो जो ऊपर को, चलिए ये मैं बता देता हूँ, वो जो ऊपर को चली गई है रिफ्लेक्ट होके, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, या इसको लाइट की रे नंबर 1 या बीम नंबर 1 कहेंगे। और ये ऊपर किधर गई, तो ऊपर बच्चों एक मिरर है, ये तो ग्लास प्लेट थी जो कि हाफ मिरर थी, यानी कि दर्जे थी, पूरा मिरर नहीं थी, लेकिन ऊपर एक मिरर लगा हुआ है M1। ये मिरर M1 ऐसा है कि इसको हम मूव कर सकते हैं। किधर को मूव कर सकते हैं, इसकी अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इसको हम नीचे को भी मूव कर सकते हैं और ऊपर को भी मूव कर सकते हैं। दिखाया नहीं है आपकी किताब में, लेकिन यहाँ एक पेच लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, प्रिसीजन स्क्रू, बारीक बारीक थ्रेड्स वाला, बारीक बारीक चूड़ियों वाला एक पेच पीछे लगा हुआ है। ये आपने दिखाना नहीं है, जस्ट आपको बात समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये पेच जो लगा हुआ है, ये पेच प्रिसीजन स्क्रू उसका ये है, यानी बहुत बारीक चूड़ियों वाला। इसको हम घुमाएंगे, इसके घुमाने से ये यूँ इसको घुमाते जाएंगे तो ये नीचे को इधर को आएगा, इस ग्लास प्लेट G1 की तरफ को मिरर सफ़र करेगा, और वापस इसको खोलेंगे तो ये ऊपर को जाएगा। तो इसकी मदद से ये मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में, नीचे भी ऊपर भी, अपनी सतह के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये अब मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बुक पे ये नहीं बना हुआ। प्रिसीजन स्क्रू है, बड़ा फाइन किस्म का पेच है, जिसकी मदद से आहिस्ता 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 इस मिरर M1 को नीचे को या ऊपर को मूव किया जा सकता है। अच्छा, ये जो लाइट की रे नंबर 1 ऊपर को गई है,
ये लाइट की रे नंबर 1 जो ऊपर को गई है, ये याद रहे कि ये ओरिजिनल ये वाली एक ओरिजिनल ये वाली बीम थी लाइट की, ये शुआ थी, उसमें से एक ऊपर को चली गई और दूसरी उसी का ही हिस्सा इधर को गई है। एक ओरिजिनल बीम, एक ओरिजिनल शुआ में से 2 शुआएँ बनी हैं। ये तो आपका पिछले दोनों टॉपिक्स में पड़ा हुआ जो मामला है ये वही बन गया है। एक ओरिजिनल बीम से 2 बीम्स बने तो दोनों आपस में कोहेरेंट होंगी, दोनों का फेज़ डिफरेंस या तो ज़ीरो होगा या कहा था कांस्टेंट होगा। यहाँ ज़ीरो फेज़ डिफरेंस होगा क्योंकि एक ही ओरिजिनल सोर्स से दोनों निकली हैं, दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं। अच्छा, जो ऊपर को गई है ये L1 फासला तय करके ऊपर को चली गई मिरर M1 की तरफ को, और फिर वहाँ से मिरर है तो वहाँ से ज़ाहिर टकरा के वापस पलटेगी, नीचे को पलटेगी। ये दोबारा एरो मैंने नीचे को दिखा दिया, यहाँ आएगी और यहाँ से होकर जब ये इस ग्लास प्लेट G1 में दाखिल होगी तो कुछ हिस्सा इसका यूँ बैक साइड से वो जो दर्जे दर्जे सी मैंने कहा बनी हुई हैं, ये लाइट की रे यूँ नीचे को निकल जाएगी, इधर को आ जाएगी रे नंबर 1 जो रिफ्लेक्टेड रे थी। लेकिन दूसरी का भी मामला देखते हैं। जो दूसरी है ये वाली रे ट्रांसमिटेड रे हम इसको कहेंगे या ट्रांसमिटेड बीम कहेंगे। ट्रांसमिटेड बीम ये आगे घुस गई, आगे मुंतकिल हो गई, ये रिफ्लेक्ट हुई थी, ये ट्रांसमिटेड है, इसको बीम नंबर 2 कहा। लें जी, ये ट्रांसमिटेड बीम है, वो रिफ्लेक्टेड बीम नंबर 1 थी। ये आगे गई और आगे जाके इसको वास्ता पड़ा एक और ग्लास प्लेट के साथ जो इसी पहली के ही पैरेलल यूं करके रखी हुई थी और उसी मटेरियल से, उसी शीशे से काटी गई थी। ये दूसरा जो टुकड़ा है, ये जो G2 प्लेट है ग्लास की G2, ये भी उसी मटेरियल से, उसी शीशे से काटी गई जिससे पहली काटी गई है। बस इसकी बैक साइड पर कोटिंग नहीं की, ये इसमें बिल्कुल भी सिल्वर कोटिंग नहीं है, ये जस्ट आम शीशा ही है। आईने का कोई हिस्सा इसमें समझिए नहीं है। इसमें तो हाफ मिरर थी, हाफ ग्लास थी, लेकिन ये बिल्कुल ग्लास है, वो पूरा मुकम्मल मिरर है वो जो ऊपर है। अच्छा, यहाँ से फिर लाइट की रे डेंसर मीडियम की वजह से इधर को मुड़ेगी, थोड़ा सा इधर को मुड़ के और फिर इधर को निकलेगी, ये चली गई इधर को। और इधर जाके बच्चों ये फिर एक मिरर है, परफेक्ट मिरर, 100% सिल्वर्ड मिरर, ये जो इस तरफ है जिसको M2 कहा है आपकी बुक पे, M2 की तरफ को आ गई और M2 मिरर है तो इससे टकरा के ये मैंने वापस एरो बनाया, फिर वापस भी पलटी, ये इधर आई, ये यहाँ से आई और इस G1 की बैक साइड जो कि इधर से आने पर भी सिल्वर लश्कारा मारती है, मतलब रिफ्लेक्शन देती है, पीछे से आने पर भी सिल्वर कर रहा है, तो ये इधर से आती हुई रे नंबर 2 इसकी बैक साइड से टकरा के G1 से, ये भी इधर से टकरा के इधर को रिफ्लेक्ट हुई, रे नंबर 2 भी इधर को रिफ्लेक्ट हुई। गौर तो करें क्या हुआ, रे नंबर 1 और 2 दोनों अब मिल गई हैं। मिली हैं तो या तो मिलेंगी कंस्ट्रक्टिवली या फिर मिलेंगी डिस्ट्रक्टिवली, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस क्यों पैदा हो गया? पाथ डिफरेंस इसलिए पैदा हुआ कि एक ओरिजिनल बीम से एक उधर को चली गई और ये वापस इधर आई, दूसरी इधर को गई और वापस इधर आई, तो इसके भी ऊपर जाने और नीचे आने में, इसके भी इधर को जाने और नीचे वापस इधर को आने में कुछ ना कुछ पाथ का फ़र्क पैदा हो गया होगा। ये भी पॉसिबल है कि बिल्कुल बराबर का पाथ हुआ हो, वैसे ये भी जाके उधर को वापस आई और ये भी जाके वापस आई, तो बराबर का पाथ कवर करके आई हूँ। अगर दोनों बिल्कुल जाने और आने में बराबर का फासला तय करके यहाँ वापस आके मिलेंगी तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो। पाथ डिफरेंस जिसको डेल्टा एस से अमूमन ज़ाहिर करते रहे हैं, ज़ीरो हो सकता है या फिर लैम्डा या 2 लैम्डा वगैरह, तो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दोनों लाइट की रेज ब्राइट, खूब रोशन एक इमेज यहाँ पर देंगी। और हमें पता है कि अगर ये पाथ डिफरेंस बच्चों लैम्डा बाई 2 हुआ, 3 लैम्डा बाई 2 हुआ, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन हुआ, इसके इधर जाके वापस आने का और इसके इधर जाके वापस आने का जो टोटल पाथ है, अगर दोनों में कोई फ़र्क आ गया, इनमें से कोई हुआ, तो फिर यहाँ हमें देखने में मिलेगी डार्क फ्रिंज या डार्कनेस नज़र आएगी। ये बातें अब सारी वही हैं जो सीखी हुई हैं, जो पीछे आप पहले ऑलरेडी जानते हैं, वही अप्लाई होनी है। और यहाँ वैसे एक टेलीस्कोप भी है, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ क्योंकि किताब वाले ने यहाँ दिखाई नहीं है, वैसे उसका जिक्र वैसे किया है, बना तो देता तो अच्छी बात थी, किताब वाले ने नहीं बनाई तो आपने भी नहीं बनानी, आपने नहीं बनाई, लेकिन उसका जिक्र है तो मैं इसलिए जस्ट आपको समझाने के लिए, ये टेलीस्कोप है जी ये वाली जो मैंने आपको जस्ट बात समझाने के लिए, क्योंकि जिक्र तो उसका लाजमी आना ही है, वो इसलिए मैंने दिखा दी है। आप नहीं बनाएंगे क्योंकि बुक पे नहीं है। यहाँ से लाइट की रेज आई और इधर जाके फिर नीचे आके ये फिर बच्चों आपकी आँख में चली गई, ये आपकी इधर, ये आपकी आँख यहाँ पर,
ह्यूमन आई यानी ऑब्जर्वर की आई में चली गई। ये दोनों इकट्ठी जब इस आँख पे जाके मिली हैं तो या तो मिलेंगी कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस। ये बातें हम सारी अब जानते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। लें जी, ये सारी की सारी अरेंजमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपके सामने है पूरी, मैंने उम्मीद है एक्सप्लेन कर दी है। इस सारी अरेंजमेंट में जो मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, M1 क्या करता है, इसका क्या रोल है, M2 क्या है। M1 का रोल ये है कि मैंने बताया कि ये मूव करता है ऊपर नीचे, और ऐसा करने से हम एक्चुअली, ये तो फिक्स है M2, ये नहीं मूव करेगा तो सिर्फ यही मूव करेगा। कोई एक दोनों में से मूविंग हुआ तो जैसे कि M1 मूविंग है तो क्या हो जाएगा, हम पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज, रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे, इनका पाथ डिफरेंस जाने और आने का, इसका भी और इसका भी वेरी कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ से यहाँ तक फासला था 100 लैम्डा, मिसाल दे रहा हूँ 100 लैम्डा। ये L2 वैसे फासला कहा है किताब वाले ने, ये वाला फासला यहाँ से लेके यहाँ तक L2 है, वो वाला L1 था। G1 प्लेट से M1 तक L1, और कर लेते हैं ये 100 लैम्डा फासला था जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है। अच्छा ये वाला तो फिक्स है। और बात शुरू करने के लिए हम यूँ कह लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए पहले ये भी 100 लैम्डा ही था, जाने का 100 लैम्डा, तो फिर वापस आने का भी 100 लैम्डा, तो टोटल जाने और आने का 200 लैम्डा हो गया। ये L2 100 लैम्डा है जाने में, और वापस भी लाइट की रेन है तो 200 लैम्डा, ये भी तय करके आई होगी। तो जाने और आने में इसका भी 200 लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, जो यहाँ यूज़ हुई है मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ वाली, उसकी वेवलेंथ है। तो 100 लैम्डा के बराबर ये फासला होगा। तो जाने और आने का 200 लैम्डा, इसका भी जाने और आने का 200 लैम्डा। अब अगर ये दोनों 200 लैम्डा हैं, जाने और आने का 200 लैम्डा है, तो जब यहाँ के मिलेंगी तो पाथ का फ़र्क तो कुछ ना होगा, ज़ीरो, पाथ डिफरेंस ज़ीरो। तो मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। यहाँ से आपको आँख से देखने में क्या नज़र आएगा, ब्राइटनेस। और अगर आप मेरे M1 को नीचे को मूव करें या ऊपर को, चलिए नीचे को अगर कर दें, तो फ़र्ज़ कीजिए ये मूव करते करते ये कम हो गया फासला, इतना कम हुआ कि लाइट की रे का जाने और वापस आने में 199.5 200 से कुछ कम होके जाने और आने में, जबकि ये जाने और आने में टोटल 200 था। अगर सिंगल साइडेड 100 लैम्डा है तो फिर जाने और आने में 200 लैम्डा मैंने बता दिया। अच्छा, इसका थोड़ा सा कम हुआ, ये 199.5 हो गया, आधा लैम्डा कमी आई। अब इसका 200 लैम्डा है जाने और आने का, इसका जाने और आने का 199.5 है, तो इसका मतलब है हाफ लैम्डा का पाथ डिफरेंस हुआ दोनों का। जब दोनों मिलेंगी यहाँ पे तो डिस्ट्रक्टिवली चुनाची यहाँ आपको डार्कनेस नज़र आएगी। सिंपल है, बिल्कुल आसान सी बात है, आप ऑलरेडी ये बातें जानते हैं। ये जो दूसरी ग्लास प्लेट G2 है, इसको बच्चों कहते हैं कंपनसेटर प्लेट। कंपनसेट करने वाली, तलाफ़ी करने वाली, बराबर कर देने वाली, कंपनसेटर। पहली प्लेट ने जस्ट स्प्लिट किया था दोनों बीम्स को, तो स्प्लिटर प्लेट थी, कह लीजिए स्प्लिट किया, अलग अलग दो टुकड़े कर दिए। ये दूसरी कंपनसेटर है। कंपनसेटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आपने गौर किया, लाइट की जो इंसिडेंट रे थी ये पहली दफ़ा यहाँ पे इस G1 की बैक साइड पे दो हिस्सों में बटी है, और उसके बाद फिर ये उधर जाते हुए रे नंबर 1 शीशे में से ही, यहाँ शीशे में से ही पहली एक दफ़ा गुजरी, और वापस आके फिर दोबारा शीशे में से रिफ्रैक्ट होकर मुड़ के फिर इधर को आई है टेलीस्कोप की तरफ को। अब रे नंबर 1 तो एक दफ़ा जाने में और एक दफ़ा वापस आने में 2 दफ़ा शीशे के अंदर मुड़ी है, और हम बच्चों ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रे नंबर 2 को भी ऐसे ही जाने और वापस आने में 2 दफ़ा इसी तरह का मोड़ मुड़ना पड़े, ताकि ये जो मोड़ मुड़ने में इजाफी पाथ कवर हुआ, अगर तो बिल्कुल सीधी जाती रे नंबर 1, बिल्कुल सीधी, देखें ना, एक चीज़ सीधी गई है तो छोटा पाथ कवर करके गई है, एक चीज़ यूं करके और यूं गई है तो लंबा फासला तय करके गई है, ज़ाहिर है। तो इसको जाने और आने में जो इजाफी पाथ का डिफरेंस इस दूसरी रे के मुकाबले में पड़ जाना था विद इन द ग्लास 2 दफ़ा, एक दफ़ा यूं जाने में और एक दफ़ा वापस आने में 2 दफ़ा शीशे से गुजरी। हमने ऐसा ही हालात दूसरी रे को भी दे दिए, ताकि विद इन द ग्लास दोनों का पाथ जो है वो एक जैसा हो, यानी शीशे के अंदर ट्रैवलिंग करने की वजह से रेज़ का पाथ डिफरेंस ना बने, सिर्फ मिरर M1 के मूव करने पर ही पाथ डिफरेंस बने, जो भी बने। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ इसकी वजह से होगी, मिरर M1 को मूव करने से। कैसे होगी अभी बात करते हैं उसकी। तो मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, G2 जो है वो कंपनसेटर है। ये क्या करती है, इट इक्वलाइजेज, ये बराबर कर देती है द पाथ ऑफ द 2 लाइट रेज विद इन द ग्लास। एक का तो हुआ ही है, जाने और आने में 2 दफ़ा गुजरी ही है, और ये भी 2 दफ़ा जाने और आने में गुजरी, तो दोनों का शीशे के अंदर पाथ बराबर का हो गया। चुनाचे शीशे के अंदर टेढ़ा मूव करने की वजह से कोई पाथ डिफरेंस ना आया रे नंबर 1 और 2 का। अगर कोई पाथ डिफरेंस आया तो सिर्फ मिरर M1 की मूवमेंट की वजह से ही हम चाहते हैं क्या है, क्योंकि उसकी मदद से हमने लेंथ मापनी है। कैसे, ये भी बात करता हूँ मैं।
ले जी, ये जो बातें यहाँ तक बच्चों कर दी हैं, इनको मैं आपके लिए रीड करने लगा हूँ। दोहराई इधर ही आपकी होने लगी है, यही बातें समझ भी नहीं, अब रिवीजन होने लगी है। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में कहता है जी, मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉल्स ऑन ए हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 दैट पार्शियली रिफ्लेक्ट्स इट एंड पार्शियली ट्रांसमिट्स इट, जिसने जुज़वी तौर पर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया ऊपर को, जुज़वी तौर पर आगे मुंतकिल कर दिया। द रिफ्लेक्टेड पोर्शन लेबल्ड एज 1 इन द फिगर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस L1 टू द मिरर M1, ये ऊपर को जो गया तो L1 कह दिया, विच रिफ्लेक्ट्स द बीम बैक टूवर्ड्स G1, उसने वापस नीचे को रिफ्लेक्ट कर दी। ज़्यादा अच्छी डायग्राम वाजे ये है कि ये रे इधर को गई और वापस आई। चले उसके बाद द हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, वो जो है G1 पार्शियली ट्रांसमिट्स दिस पोर्शन दैट फाइनली अराइव्स एट द ऑब्जर्वर्स आई, वो जो लाइट की रे यहाँ से पहली दफ़ा स्प्लिट होकर ऊपर को एक कुछ हिस्सा गया और वापस आया, और फिर इसी में से गुजर के फिर ट्रांसमिट होकर जुज़वी तौर पर ऑब्जर्वर की आँख की तरफ को गया। द ट्रांसमिटेड पोर्शन, दूसरा वाला जो लेबल 2 जो था ऑफ द ओरिजिनल बीम लेबल्ड एज 2 ट्रेवल्स ए डिस्टेंस L2 टू मिरर M2 विच रिफ्लेक्ट्स द बीम बैक टूवर्ड्स G1, तो ये इधर को गई और M2 पे इसने वापस G1 की तरफ को फिर भेज दी, और उसकी बैक साइड से टकरा के फिर दोबारा क्या हुआ, द बीम 2 partially reflected by G1 also arrives at the observer's eye finally, तो आखिरकार ये भी यहाँ से आके कुछ थोड़ा सा इसका कुछ हिस्सा इस बीम का जो वापस आई है ये रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंख की तरफ को आएगा। इस जगह दोनों इकट्ठी हुई हैं, यही है इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन हुई, कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव, ये इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा जो मैंने बताया, इसका जाने और आने का और इसका जाने और आने का, दो तरफा। और कंपनसेटर प्लेट की बात कर रहा है G2 की, कहता है द प्लेट G2 कट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ ग्लास G1 कट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ ग्लास एज G1, जिससे G1 भी काटी गई एज, तो G2 उसी शीशे से काटी गई जिससे G1 काटी गई है। इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम 2 एज ए कंपनसेटर प्लेट, इसको हमने बीम 2 के रास्ते में कंपनसेटर प्लेट के तौर पर रखा है। बातें सारी अभी कर दी हैं, सिर्फ रीडिंग अब रह गई थी वो कर रहा हूँ। G2 देयरफॉर, G2 इसलिए क्या करता है, वो जो कंपनसेटर है वो क्या करता है, इक्वलाइजेज, मोटा करके लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, इक्वलाइजेज द पाथ लेंथ ऑफ बीम्स, ये बीम्स नहीं बीम्स M है, ये M है N नहीं है, दोनों बीम्स जो गई हैं उनका पाथ इक्वलाइज कर देता है बीम्स 1 और 2 इन ग्लास, शीशे के अंदर। एक का शीशे के अंदर जितना जाने और आने में फ़र्क पड़ना था, दूसरी का भी उतना ही कर दिया ताकि पाथ डिफरेंस शीशे के अंदर मुड़ने की वजह से ना हो, सिर्फ मिरर M1 की मूव करने की वजह से हो, तो इसने इक्वलाइज कर दिया दोनों रेज का पाथ विद इन द ग्लास। द टू बीम्स हैविंग देयर डिफरेंट पाथ्स आर कोहरेंट, ये दोनों बीम्स इनके पाथ तो डिफरेंट हैं लेकिन ये कोहरेंट है क्योंकि एक ही ओरिजिनल बीम से निकली हैं। दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इफेक्ट, ये इंटरफेरेंस का असर पैदा करती हैं व्हेन दे अराइव एट ऑब्जर्वर्स आई, जब वो ऑब्जर्वर की आंख पर पहुंचती हैं तो इंटरफेरेंस पैदा करती हैं। द ऑब्जर्वर देन सीज ए सीरीज़ ऑफ पैरेलल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ऑब्जर्वर को फिर इस तरह की एक सीरीज़ नज़र आती है पैरेलल इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस की। ये हमारी दूसरी डायग्राम है, इसको मैं ना भी बनाऊँ तो कोई नहीं, ये सामने बनी हुई है, ये दूसरी है, लेकिन थोड़ी सी बात समझाने के लिए चलिए मैं बाद में शायद बनानी भी पड़े। ये फ़िलहाल ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2, ये इस तरह की, ये उसी तरह ही है जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नज़र आई थी। यहाँ तक बात होगी। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे होगी, तो पहले मैं थोड़ी सी बात उसकी इधर समझा देता हूँ, फिर रीड करते। बच्चों जिस चीज़ की लेंथ मापनी होगी उस चीज़ को हम मिरर M1 के साथ रखेंगे। ये मिरर M1 है, कोई चीज़ है, कोई लाइन, कोई स्टिक है छोटी सी, चलिए ये वाली, तो इसको हम ये इसकी लेंथ मापना चाह रहे हैं, तो हम इसका एक सिरा ये मिरर M1 की सीध में रख देंगे, पिछला सिरा यहाँ पर मिरर के साथ इसकी लेंथ मापना चाह रहे हैं, ये L लेंथ मापना चाह रहे हैं हम, ये वाली L लेंथ। तो इसका पहला सिरा मिरर की सीध में रख दिया और इधर से टेलीस्कोप देखनी शुरू की, और हम इसको ये पेच जो मैंने बनाया था प्रिसीजन स्क्रूज की मदद से मिरर M1 को मूव करते जाएंगे, यूँ नीचे को फ़र्ज़ कीजिए। तो जब यूँ मूव करेगा मिरर M1 तो क्या होगा, ये पाथ रिड्यूस होता जाएगा, जाने और आने का ये पाथ कम होता गया रे नंबर 1 का, रे नंबर 2 का तो उतना ही था कांस्टेंट। चुनाचे क्या होगा, जो ये नीचे को मूव करेगी तो जैसे मैंने बताया था कि पहले जाने और आने में इसका 200 लैम्डा था, इसका भी 200 था, पर बाद में ये मिरर इधर को मूव किया 199.5 जब रह गई, ये पाथ कम होके जाने और आने का दो तरफा, तो हाफ लैम्डा का फ़र्क पड़ा, तो डार्क फ्रिंज और करीब लाएंगे और मूव करेंगे तो 199.5 ख़त्म होके जस्ट 199 रह गया, और कम हुआ 199 रह गया। अब इधर जाने में 200 लैम्डा जाने और आने में, इधर जाने और आने में 199 लैम्डा, फ़र्क कितने का हुआ,
1 लेमडा का, 1 लेमडा का, तो इसका मतलब है अब आपको ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी। और करीब लाएं तो 198.5 घट के जब जाने और आने का फासला रह जाएगा, हाफ लेमडा का मज़ीद फ़र्क पड़ा तो फिर से डार्क फ्रिंज, और करीब लाए तो 198 रह गया, फिर से ब्राइट, क्योंकि जाने और आने का 200, जाने और आने का 198, 2 लेमडा का फ़र्क पड़ा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा का फ़र्क हो 0, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, तो ब्राइट फ्रिंज नज़र आती है। और करीब लाए ये 197.5 रह गया कम होके, तो जाने और आने का फासला, तो फिर से फ़र्क कितने का रह गया, 2.5 लेमडा का, 2.5 लेमडा का मतलब फिर डार्क फ्रिंज। तो इसी तरह से पहले हाफ लेमडा का फ़र्क हुआ, पहले 0 का फ़र्क था, फिर हाफ लेमडा, फिर फुल लेमडा, फिर 1.5 लेमडा, फिर 2 लेमडा, फिर 2.5 लेमडा। तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हमें टेलीस्कोप से यूँ शिफ्ट होती हुई, मूव करती हुई, अभी हमारे सामने ब्राइट थी और मूव करके खिसक के परे चली गई, मिरर के मूव करने के दौरान डार्क आ गई, फिर डार्क खिसक के परे गई, तो फिर ब्राइट आ गई, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। जो मिरर M1 मूव करेगा, फ्रिंजेस शिफ्ट होती जाएंगी टेलीस्कोप में से जब हम देख रहे होंगे। टेलीस्कोप का जो व्यू का जो इलाका होता है, ये आपको ये व्यू नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक ये क्रॉस सा लगा हुआ होता है, कभी आपने देखा हो, शायद खुद भी देखा हो, या शायद किसी वीडियो में देखा हो कभी, कि जी कोई निशाना बांधने के लिए ऊपर टेलीस्कोप बंदूक के ऊपर लगी होती है और ये क्रॉस सा लगा होता है। इस क्रॉस को, ये जो क्रॉस लगता है, इसको हम क्रॉस वायर्स बोलते हैं, क्रॉस वायर्स। ये पुराने ज़माने में 2 तारों के टुकड़े यूँ जोड़ते होते थे टेलीस्कोप पर, ताकि एग्जैक्ट इसका सेंटर जहाँ निशाना बांधना है तो वो हमें इजीली पता चल जाए कि इस जगह पे जाके गोली बजनी है बंदूक की, मसलन टेलीस्कोप के साथ। तो ये क्रॉस वायर्स होती हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि टेलीस्कोप से देखते हुए ये रेफरेंस लाइनों का काम देती हैं कि कोई भी चीज़ इनके लिहाज से इजीली मूव करती हुई इधर को देखी जा सकती है। तो इन क्रॉस वायर्स, ये टेलीस्कोप से देखते हुए, टेलीस्कोप की क्रॉस वायर्स के इर्द गिर्द ये ब्राइट और डार्क पट्टियाँ यानी फ्रिंजेस हमें नज़र आएंगी। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस क्रॉस वायर के सेंटर पे आपको पहले ब्राइट नज़र आ रही थी, फ़र्ज़ कीजिए इधर से टेलीस्कोप से देखने पर, तो जो मिरर M1 को मूव किया आपने यूँ नीचे को, तो उस ब्राइट की जगह खिसक के पहले एक डार्क आई, फिर और मूव किया, फिर ब्राइट आई, फिर और मूव किया, फिर डार्क, फिर और मूव किया, फिर ब्राइट डार्क। और हम कहेंगे कि ये शिफ्ट कर रही होंगी अक्रॉस द क्रॉस वायर्स। ये जो फ्रिंजेस हैं, ये क्रॉस वायर वो जो सेंटर में मैंने लगाया था, क्रॉस सा लगाया था, ये उसके इर्द गिर्द, ये उसके आर पार ये शिफ्ट हो रही होंगी। और एक फ्रिंज शिफ्ट होने का मतलब है एक ब्राइट से अगली ब्राइट, जिस तरह वेव होती है ना, कि एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक 1 वेव बनती है, जिसकी वेवलेंथ 1 वेवलेंथ लेमडा होती है। इसी तरह एक ब्राइट से शिफ्ट होकर जब अगली ब्राइट आएगी तो कहेंगे 1 फ्रिंज शिफ्ट हुई। एक ब्राइट से अगली ब्राइट आए तो 1 फ्रिंज, फिर अगली एक और ब्राइट तो 2 फ्रिंजेस, और एक ब्राइट से अगली डार्क जब शिफ्ट हो तो कहेंगे आधी फ्रिंज। एक ब्राइट थी और उससे अगली डार्क आई तो आधी फ्रिंज, फिर अगली ब्राइट तो फुल फ्रिंज। एक ब्राइट से अगली ब्राइट तक 1 फ्रिंज शिफ्ट हुई, एक ब्राइट से अगली डार्क तक आधी फ्रिंज शिफ्ट हुई। ये बात ध्यान में रखनी है। तो फिर हमने देखा कि एक ब्राइट फ्रिंज फ़र्ज़ कीजिए सेंटर पे आपको नज़र आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि चलिए मिसाल के तौर पर ये भी जाने और आने का 200 लेमडा है और ये भी 200 लेमडा ही था मिसाल के तौर पर शुरू में, तो आपको सेंटर में ब्राइट नज़र आ रही थी। बाद में आपने मिरर M1 को नीचे को मूव किया, इतना मूव किया कि एक ब्राइट से शिफ्ट होकर डार्क भी खिसक के चली गई और फिर अगली ब्राइट आ गई। एक ब्राइट से अगली ब्राइट का मतलब है एक फ्रिंज शिफ्ट हुई। और कब शिफ्ट हुई होगी? एक ब्राइट पहले आई हुई थी जब ये भी 200 लेमडा था, ये भी 200। अगली ब्राइट तब आएगी जब ये हो जाएगा 199 लेमडा, ये वाला फासला। दरमियान में 199.5 भी गुजरा था, उस दौरान डार्क भी गुजर गई थी, लेकिन पहले ब्राइट नज़र आ रही थी जब इधर से भी जाने और आने का 200, इधर से भी जाने और आने का 200। अगली ब्राइट तब आएगी जब इधर से कम होकर 199 रह गया। इसका मतलब हुआ 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस पैदा हुआ। और बच्चों 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस पैदा तब होगा जब जाने में भी आधा लेमडा कमी आई और आने में भी आधा लेमडा, 2 तरफा पाथ है ना। तो हाफ लेमडा मिरर M1 मूव करेगा तो लाइट की रे का जाने और आने में फुल लेमडा का फ़र्क पड़ जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अभी बताया था कि ये अगर फासला 100 लेमडा है तो जाने और आने का 200 हुआ। इसी तरह 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस पैदा होने का मतलब है मिरर M1 नीचे को आया था हाफ लेमडा के बराबर, क्योंकि जाने में भी आधा लेमडा कमी आई। देखें ना, ये 100 लेमडा था, इसका मतलब है आपने जब इसको नीचे को मूव किया आधा लेमडा, तो ये अब फासला 1 साइडेड रह गया होगा 99.5, और जाने का भी 99.5, वापस आने का भी 99.5, चुनाचे 199 रह गया। यही मैं बता रहा हूँ कि 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस हर दफ़ा पड़ता है जब मिरर M1 लेमडा बाई 2 मूव करता है, और 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस होने से 1 फ्रिंज शिफ्ट होती है। 1 लेमडा का पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस PD हो जाए 1 लैम्डा, तो इसका मतलब है कि 1 फ्रिंज इज़ शिफ्टेड, इज़ सीन शिफ्टेड, वो नज़र आएगी, सीन शिफ्टेड वो नज़र आएगी शिफ्ट होती हुई। पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का दोनों रेज का जाने और आने का, तो फिर 1 फ्रिंज शिफ्ट होगी। और जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिरर M1 मूव किया था थ्रू λ/2, अभी बताया समझाया अभी। तो इसका मतलब है एक दफ़ा ये λ/2 मूव किया तो 1 फ्रिंज शिफ्ट हुई, एक और λ/2 तो 2 फ्रिंजेस, एक और λ/2 मूव किया तो 3 फ्रिंजेस, एक और λ/2 मूव किया तो 4 फ्रिंजेस। जब जब ये λ/2 मूव करेगा तो इस रे नंबर 1 का जाने और आने का पाथ का फ़र्क इसका डबल हो जाएगा, यानी पूरे लैम्डा के बराबर। ये बात एक बड़ी डिटेल से समझा दी है मैंने। इसका मतलब हुआ जब भी हम ये पाएँ कि एक फ्रिंज शिफ्ट हुई है, एक ब्राइट से अगली ब्राइट आई है, फिर अगली ब्राइट, फिर दरमियान में डार्क भी गुजरी होगी, तो एक ब्राइट से अगली ब्राइट तक गुजरने में एक फ्रिंज शिफ्ट हुई, तो इसका मतलब है इसने हाफ लैम्डा तय किया तो एक फ्रिंज शिफ्ट हुई। तो ईच टाइम 1 फ्रिंज इज सीन शिफ्टेड अक्रॉस द क्रॉस वायर ऑफ द टेलीस्कोप, मिरर M1 मूव थ्रू λ/2, तो फिर ये λ/2 मूव किया तो एक फ्रिंज हमने गिन ली शिफ्ट होती हुई। ये मजीद λ/2 मूव किया यानी 2 λ/2 तो 2 फ्रिंजेस, ये 3 λ/2 तो 3 फ्रिंजेस, ये 10 λ/2 तो 10 फ्रिंजेस। इसका मतलब है जब लेंथ इसने मूव की होगी M λ/2, तो इसका मतलब है उस वक्त हमने फ्रिंजेस शिफ्ट होती हुई देखी होंगी M। या इसका उलट ले लें कि जब M फ्रिंजेस, M कोई तादाद है 6, 10, 1000, 2000, 4 लाख जितनी भी, तो जब हमने M फ्रिंजेस शिफ्ट होती हुई देखी तो इसका मतलब है मिरर M1 ने फासला तय किया था λ/2 का M गुना, क्योंकि एक फ्रिंज का मतलब है λ/2 फासला, 2 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई तो मतलब इसने 2 λ/2, 3 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई तो मतलब 3 λ/2, 4 फ्रिंजेस तो मतलब 4 दफ़ा λ/2 मूव किया होगा, तो M फ्रिंजेस मतलब M λ/2। यही है बच्चों इसका फार्मूला लेंथ मापने का। ये वाली लेंथ मापी जाएगी, जिस चीज़ की लेंथ मापनी है उसके साथ मिरर M1 उसके एक सिरे पर रख के और दूसरे सिरे तक मूव करके लेके आएंगे, और उस दौरान कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई ये हम गिन लेंगे, उनकी तादाद M है, और लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की थी, तो M है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड और लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है, तो दोनों मालूम हो गए तो L मालूम हो जाएगा, यानी उस चीज़ की लेंथ मेजर हो जाएगी जो हमने मापनी थी। ये है जी हाउ टू मेजर लेंथ विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मैं जल्दी से इसकी पढ़ भी दूँ। कहता है इन प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर द मिरर M1 कैन बी मूव्ड अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस बाय मीन्स ऑफ ए प्रिसीजन स्क्रू। यहाँ पर वो पेज जो मैंने दिखाया था उसकी मदद से मिरर M1 को अपनी सतह के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे मूव किया जा सकता है। As the length L1 is changed, the pattern of interference fringes is observed to shift. जो ये लेंथ L1 चेंज होगी तो हम ये टेलीस्कोप के थ्रू ये वाला जो पैटर्न है फ्रिंजेस का ये शिफ्ट होता हुआ हम देखेंगे। और if M1 is displaced through a distance equal to λ/2, जब M1 मिरर λ/2 फासले तक मूव करेगा तो a path difference of double of this displacement is produced that is equal to λ। ये बड़ी डिटेल से 6-7 दफ़ा दोहरा के ये मैंने अभी सामझाई है ये सारी बात यहाँ पे। जब मिरर M1 λ/2 मूव करेगा तो जाने और आने का टोटल पाथ डिफरेंस पूरे लैम्डा का हो जाएगा जो इसका डबल है λ/2 का। Thus a fringe is seen shifted forward across the line of interference नहीं है बच्चों, ये गलती है, सही कर लें, अक्रॉस द लाइन ऑफ रेफरेंस, हवाले की लाइन जिसके लिहाज से फ्रिंजेस गिननी है कि कितनी शिफ्ट हुई, वो जो क्रॉस वायर मैंने बताई थी उसके लिहाज से गिनी जाएंगी कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। मैं फिर पढ़ता हूँ। Thus a fringe is seen shifted across the line of reference of cross wires, क्रॉस वेव नहीं, ये अपने नोट्स पे सही कर लीजिएगा, क्रॉस वायर्स। फिर पढ़ता हूँ जी, कहता है दस ए फ्रिंज इज सीन शिफ्टेड अक्रॉस द लाइन ऑफ रेफरेंस ऑफ क्रॉस वायर्स इन द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप के आई पीस में से, वो जिधर से आँख रखते हैं उस तरफ वाले शीशे से देखने में, लेंस से देखने में एक फ्रिंज नज़र आएगी यूज टू व्यू द फ्रिंजेस, वो जो टेलीस्कोप फ्रिंजेस को देखने के लिए इस्तेमाल हुई है। जब जब मिरर M1 λ/2 मूव करेगा तो एक फ्रिंज क्रॉस वायर्स की लाइन ऑफ रेफरेंस के आर पार मूव करती नज़र आएगी, यानी ए फ्रिंज इज शिफ्टेड ईच टाइम द मिरर इज डिस्प्लेस्ड, मिरर M1 इज डिस्प्लेस्ड थ्रू λ/2। ये बात हमने बड़ी वाज़ेह कर दी। हेंस बाई काउंटिंग द नंबर M ऑफ द फ्रिंजेस विच आर शिफ्टेड बाई द डिस्प्लेसमेंट L ऑफ द मिरर वी कैन राइट द इक्वेशन L इज इक्वल टू M λ/2। ये वाहिद फार्मूला है इस पूरे टॉपिक का। L है फासला जो तय किया मिरर M1 ने, M स्मॉल m जो है और नंबर ऑफ फ्रिंजेस उस दौरान जो शिफ्ट होती हुई गिनी हमने थ्रू द टेलीस्कोप, और लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो वहाँ यूज़ हुई थी। लेकिन जी 2 हेडिंग्स रह गई हैं छोटी छोटी।
कैसे लेंथ मेजर होनी है वो हमने देख लिया। लीस्ट काउंट क्या है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, हमने देखा लेंथ कैसे मेजर होनी है। लेंथ कैसे मेजर होनी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को गिन के जो शिफ्ट हुई है क्रॉस द क्रॉस वायर ऑफ टेलीस्कोप, ये फार्मूला यूज़ करके। अब कम तरीन जो हम फ्रिंजेस गिन सकते हैं कितनी शिफ्ट हुई होंगी, एक ब्राइट नज़र आ रही थी और मिरर M1 को मूव करने से उस ब्राइट की जगह अगली खिसक के डार्क आ गई, तो हमें फ़र्क वाजे नज़र आ गया। एक ब्राइट से अगली डार्क आने से हमें फ़र्क नज़र आ गया कि वाकई पहले ब्राइट थी अब डार्क आ गई। यानी कम तरीन जो हम नंबर जो गिन सकते हैं फ्रिंजेस के शिफ्ट होने का वो है आधी फ्रिंज, क्योंकि एक ब्राइट से अगली डार्क का मतलब है आधी फ्रिंज और फिर ब्राइट से अगली ब्राइट तक फुल फ्रिंज होती है। तो हम आधी फ्रिंज तक का शिफ्ट होना नोट कर सकते हैं, इससे कम नहीं, क्योंकि एक ब्राइट फ्रिंज ये है, उससे अगली डार्क आ गई तो हमने देख लिया कि जी फ़र्क पड़ा, ब्राइट से डार्क आ गई तो वो हमें नोट हो गया। लेकिन आधी से भी कम फ्रिंज ज़ाहिर नोट नहीं हो सकती, तो ब्राइट से डार्क आ गई तो पता चल गया कि फ़र्क पड़ गया। तो कम तरीन जो फ्रिंजेस गिनी जा सकती हैं MCQ के लिए याद रखिएगा, वो है आधी फ्रिंज, वो काउंट हो सकती है टू बी शिफ्टिंग अक्रॉस द क्रॉस वायर ऑफ द टेलीस्कोप। आधी फ्रिंज शिफ्ट होने का मतलब हमने देखा था एक फ्रिंज शिफ्ट हो तो इसने फासला कितना तय किया था, λ/2। मिरर M1 ने λ/2 फासला तय किया तो एक फ्रिंज शिफ्ट हुई, इसका मतलब है आधी फ्रिंज शिफ्ट हुई तो λ/4 तय किया होगा। बिल्कुल ठीक समझे आप, λ/2 का हाफ। यही है कम तरीन फासला जो मापा जा सकता है, लैम्डा का 1/4 कम तरीन फासला है। लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ ऑफ कोर्स जो यहाँ यूज़ हुई है। तो कहता है वेरी प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट, बहुत ही छोटी छोटी लंबाइयाँ मापी जा सकती हैं, कैन बी मेड विद एन इंटरफेरोमीटर। द मोशन ऑफ मिरर M1 बाई ओनली λ/4 प्रोड्यूसेस ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। तो एक ब्राइट फ्रिंज थी, उसकी जगह डार्क आ जाएगी तो λ/4 वो मूव कर गया होगा। अब फिर इसका मतलब है छोटा तरीन फासला जो मेजर किया जा सकता है दैट इज़ λ/4। और विजिबल लाइट में बच्चों पिछले 2-3 लेक्चर पहले आपको बताया था कि विजिबल लाइट में सबसे छोटी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है वायलेट कलर की। तो फिर इसका मतलब है छोटी तरीन पैमाइश जो विजिबल लाइट यूज़ करते हुए माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हो सकती है, वो हो सकती है छोटे तरीन वेवलेंथ वाली लाइट जो विजिबल है उसको यूज़ करके। तो जब लैम्डा होगा 400 नैनोमीटर तो दिस मीन्स ए हाई प्रिसीजन ऑफ 100 नैनोमीटर, जिसको आप कन्वर्ट करके 10⁻⁻4 मिलीमीटर भी बना सकते हैं। नैनोमीटरों के मिलीमीटर बनाएं तो 100 नैनोमीटर बनेगा 10⁻⁻4 मिलीमीटर। यही है लीस्ट काउंट। तो MCQ में आ सकता है लीस्ट काउंट क्या होती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, तो λ/4 या उसकी वैल्यू कहें तो 100 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻4 मिलीमीटर। ये है जिसकी लीस्ट काउंट, कम तरीन फासला जो मापा जा सकता है इंटरफेरोमीटर से। और इसी तरीके से जो मैंने अभी बड़ी डिटेल से कोशिश की है 6-7-8 दफ़ा ये बार बार बातें रिपीट करके कि लेंथ किसी भी चीज़ की यूँ मापी जा सकती है। इस चीज़ के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मिरर M1 को मूव करके लाएं और उस दौरान फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई हैं वो काउंट कर लें, वो M होगा और लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो यहाँ यूज़ की, तो फिर इस तरह लेंथ इस चीज़ की मिल जाएगी। इसी टेक्निक से जब वो जो स्टैंडर्ड जिसका शुरू में बताया था स्टैंडर्ड मीटर जो पेरिस में रखा हुआ है म्यूजियम में, उसकी लेंथ मापी थी रेड कैडमियम लाइट, कैडमियम के सोर्स से आती हुई रेड लाइट को यूज़ करके माइकलसन साहब ने वो स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ मापी थी। तो उसने ये पाया कि वो रेड कैडमियम लाइट की इतनी वेवलेंथ के बराबर होता है 1 मीटर। ये MCQ में आ सकता है 1 मीटर रेड कैडमियम के सोर्स से आती हुई जो लाइट होती है उसकी कितनी वेवलेंथ के बराबर होता है 1 मीटर, तो इतनी ये मापा था इसने। इसी तरीके से जो मैंने भी समझाया, कहता माइकलसन मेजर्ड द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ द रेड कैडमियम लाइट एंड शोड दैट, उसने दिखाया कि द स्टैंडर्ड मीटर वाज इक्विवेलेंट टू 1553163.5 वेवलेंथ्स ऑफ दिस लाइट। 1 मीटर इतने लैम्डा के बराबर होता है, रेड कैडमियम लाइट की इतनी वेवलेंथ के बराबर होता है। कैसे मेजर किया था, जिस तरह मैंने अभी सिखाया। लें जी, ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। थैंक यू वेरी मच।